हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर मैं DK व्यास आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो भूगोल विषय है उस भूगोल विषय की जो पुस्तक चलती है समकालीन भारत, उसका प्रथम अध्याय संसाधन और विकास, उसका अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हम सर्वप्रथम संसाधन की परिभाषा और संसाधन कौन कौन से होते हैं, संसाधन का कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जो मनुष्य के काम के लिए उपयोगी हैं। कौन से दोस्तों? ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के काम के लिए उपयोगी हैं, जो हमारे पर्यावरण के चारों तरफ मौजूद हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं हम? संसाधन। चाहे कोई भी वस्तु हो जो मनुष्य के काम के लिए उपयोगी है और हमें हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? संसाधन कहते हैं। अब दोस्तों, संसाधन या तो कुछ प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, कुछ संसाधनों का निर्माण मनुष्य स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लेता है, या कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त होते हैं। तो हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। अब हमारे यहाँ संसाधनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात आपकी जो 10वीं कक्षा की जो पुस्तक है उसमें संसाधनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है वो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। अब इनका वर्णन हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे इसकी अगली वाली स्लाइड में। मैं एक बार इनको बता देता हूं कि इनके वर्गीकरण में कौन कौन से प्रकार आते हैं। दोस्तों, दूसरा है समाप्यत, अर्थात कोई चीज़ वस्तु कितने समय तक हमारे यहाँ जो हमारी प्रकृति है उस पर मौजूद है, हमारे पर्यावरण में मौजूद है, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है या नहीं होती। उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो नवीकरण के आधार पर और एक अनवीकरण के आधार पर, अर्थात जिनका नवीकरण कर सकते हैं और एक जिनका नवीकरण नहीं कर सकते, अर्थात जो खत्म हो जाती है, एक बार तो खत्म ही हो गई, दोबारा नहीं बनती है। और तीसरा टाइप है दोस्तों विकास स्तर के आधार पर। विकास स्तर के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। एक तो संभावित संसाधन, एक विकसित संसाधन होते हैं और एक संचित संसाधन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्वामित्व के आधार पर। दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, एक सामुदायिक और सार्वजनिक संसाधन, और तीसरा होता है राष्ट्रीय व तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अर्थात संसाधनों को राष्ट्रीय परिदृश्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी विभाजित किया गया है। दोस्तों, ये संसाधनों का वर्गीकरण था। अब हम इन सबको एक एक कर डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का जो प्रकार है उनकी। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। हमने पहले वर्गीकरण देख लिया, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों के वर्गीकरण को हमने 4 प्रकार में विभाजित किया। पहला उत्पत्ति के आधार पर, फिर समाप्यता के आधार पर, फिर स्वामित्व के आधार पर, और फिर हमने उसको विभाजित किया विकास के स्तर के आधार पर। तो हम सबसे पहला वाला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जैविक संसाधन। जैविक संसाधन में दोस्तों वे सभी संसाधन आते हैं जिनमें जीवों का अंश पाया जाता है, अर्थात मनुष्य इस प्रकृति पर ऐसी जो भी वस्तुएं हैं जिनको मनुष्य काम में लेता है और उन सब में जीव का अंश पाया जाता है, वे सभी जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आपके चारों तरफ पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे मनुष्य जाति के लोग निवास कर रहे होंगे, अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास कर रहे हैं, वे सभी लोग किस में आएंगे? जैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जैविक संसाधनों में संपूर्ण वनस्पति प्रजाति भी आती है। हम बात करें दोस्तों अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? अजैविक संसाधन वे होते हैं दोस्तों जिनमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता, अर्थात जो निर्जीव वस्तुएं हैं जो मनुष्य के काम के लिए उपयोगी हैं और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, साथ में मृदाएं होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो सब किस में आती हैं? अजैविक संसाधनों के अंतर्गत आती है। अर्थात जैविक संसाधन तो वे होते हैं जिनमें जीवों का अंश पाया जाता है और अजैविक संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता, अर्थात जो निर्जीव वस्तुएं होती है वे अजैविक संसाधनों के तहत आती हैं। इसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार।
मित्रों, हम बात कर रहे हैं अब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों की। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक व सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। दोस्तों, हम बात करें व्यक्तिगत संसाधन। क्या होते हैं व्यक्तिगत संसाधन? वे सभी संसाधन जिन पर निजी व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के एक समूह का स्वामित्व होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अर्थात मान लो कि यह एक छोटा सा भूखंड है, उस पर मेरा स्वामित्व है और मैं उस पर खेती वगैरह करता हूँ, मैं उस पर बाग बगीचे लगा रखे हैं, मैं उस पर एक छोटा सा तालाब बना रखा है, स्विमिंग पूल बना रखा है, ठीक है। तो वहाँ मैंने एक छोटा सा सिंचाई के लिए कुआं या नलकूप बना रखा है, तो वो मेरा निजी है, तो मैं उस पर किसी प्रकार का कोई गतिविधि कर सकता हूँ। तो जहाँ मैंने मेरे उपयोग के लिए मेरी भूमि पर या मेरे क्षेत्र पर मैंने जो कार्य किए मेरे विकास के लिए, वो व्यक्तिगत संसाधनों के तहत आते हैं। दूसरी बात करें हम सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन, वे सभी संसाधन जिन पर संपूर्ण समुदाय का क्या होता है, स्वामित्व होता है, अर्थात उन पर सबका अधिकार होता है। जैसे आप पार्क में जाते हो तो पार्क किसी एक विशेष का थोड़े है कि साहब वो तो रामलाल का है, श्याम लाल उसमें नहीं आ सकता। समझ में आ गई? तो उसमें सब लोग जा सकते हैं। एक खेल का मैदान में जिसमें सब लोग सामूहिक रूप से खेलते हैं, अर्थात वो सबके काम के लिए होता है। तो जैसे बाग बगीचे हो गए, तालाब, कुएं वगैरह, बहुत सारे कुएं ऐसे सार्वजनिक जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें सभी लोग पानी पीने का काम करते हैं, ठीक है। और तालाब होते हैं जिनका निर्माण गवर्नमेंट द्वारा, सरकारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं, सामुदायिक या सार्वजनिक होते हैं। कुछ चरागाह भूमि होती है जिन पर अपन पशुओं को या मवेशियों को चराने के लिए सब लोगों को उस पर चराने का अधिकार होता है। तो वे सभी सामुदायिक और सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों, हम बात करें राष्ट्रीय संसाधनों की। तकनीकी आधार पर किसी भी देश के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध है, जैसे भारत का भूभाग है, भारत के भूभाग में जितने भी मैप के अंदर, अर्थात भारत का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के भूभाग के अंदर जो भी वनस्पति, जो भी खनिज पदार्थ, जो भी ऐसे जैविक और अजैविक संसाधन मौजूद हैं, उन सब पर किसका अधिकार है? भारत राष्ट्र का अधिकार है। अर्थात वे सभी संसाधन जो किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं, उन पर किसी एक राष्ट्र का स्वामित्व होता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे ही दोस्तों, इसका जो चौथा प्रकार है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे सभी संसाधन जिन पर पूरे संपूर्ण विश्व का, अर्थात विश्व में अपन कहीं पे भी चले जाएं, उन सब पर हमारा अधिकार हो। ऐसे संसाधनों को, अर्थात पूरे विश्व का, भारत का ही नहीं, भारत के साथ साथ श्रीलंका का भी उस पर अधिकार हो, या फिर हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, जो भी जितने भी देश हैं, उन सभी देशों का उन पर अधिकार हो, स्वामित्व हो, वे सभी संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं दोस्तों? इनमें विभिन्न संस्थाएं आती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं बहुत सारे, जिनमें बहुत सारे देशों का सहयोग होता है। जैसे अपन बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, ठीक है। तो इस यूएनओ में सभी देश भागीदार हैं। तो इस पर जो भी गतिविधियां होगी, उन पर सभी देशों की सामूहिक रूप से क्या होती है? भागीदारी होती है। अर्थात ये सभी देशों के लिए बना हुआ है, इस पर सभी देशों का स्वामित्व है। इस प्रकार से हमने देखा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद हम अगला देखेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका तीसरा बिंदु है वो पढ़ेंगे कि संसाधनों का जो तीसरा वर्गीकरण है वो समाप्यता के आधार पर, अर्थात कोई वस्तु हम जितनी ज़्यादा अधिक काम मिलेंगे, प्रकृति पे ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम काम लेते जाएंगे और वो पीछे की पीछे समाप्त होती चली जाएगी। हम उनका पुनः चक्रण नहीं कर सकते, अर्थात उनको दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। बहुत सारे खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनका अपन क्या कर सकते हैं? पुनः चक्रण कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका पुनः चक्रण नहीं कर सकते। इस आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे संसाधन जिनका भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक स्वरूप हमें दोबारा पुनः प्राप्त हो जाता है, अर्थात हम दोबारा प्राप्त वैसी की वैसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, हवा रोज चलेगी दोस्तों, रोज चलेगी तो रोज चलेगी। आपने देखा होगा हमारे पश्चिमी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, केरल, इनके तटवर्ती इलाकों में क्या है? पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े
फैन लगे हुए हैं बहुत ऊपर तक, हाइट तक, और उनसे विद्युत बनाने का काम किया जाता है। तो हवा रोज चलेगी तो क्या है, वो फैन जैसे जैसे घूमते जाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। तो ये क्या है, कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है। सौर ऊर्जा, रोज सूर्य निकलता है, रोज अपनी ऊष्मा देगा, ऊष्मा के साथ साथ ऊष्मा प्लेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। वैसे ही ताप ऊर्जा हो गई, बड़े बड़े जो हिमालय है, हिमालय जैसे जिस क्षेत्र हैं वहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिन पर ताप के आधार पर ताप ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जल विद्युत ऊर्जा, जल से बनने वाली विद्युत ऊर्जा भी हम क्या कर सकते हैं, उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े टरबाइनों में ऊपर से जल को नीचे डाला जाता है, फिर उनको दूसरी जगह और उसकी सांद्रता के आधार पर उसको विद्युत बनाया जाता है। वन्य जीव, वन्य जीवों को हम दोबारा प्राप्त पुनः कर सकते हैं, अर्थात हम हमारी पीढ़ी रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। हम हुए, हमारे बाद में हमारे संतान होगी, फिर उनके बाद उनकी संतान होगी, तो क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, हम पुनः एक नए जीव में परिवर्तित होते रहते हैं। बात करें अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक स्वरूप कभी भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों में जैसे पेट्रोल हो गया। दोस्तों, आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो रोज, लेकिन क्या है, आज ख़त्म होने के बाद कल फिर पुनः भरवाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कि पुनः आप उसको आकर आज भरवा लिया तो दोबारा जो यूज में लिया है उसको पुनः यूज में ले सकते हैं। अर्थात जो चीज़ें एक बार ख़त्म हो गई वो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो दोस्तों, समाप्यता के आधार पर हमारे ये दो प्रकार हो गए हैं, एक तो नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। और हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, वो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करें विकास स्तर के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण की, तो हम देख रहे हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और संचित संसाधन। संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें कहते हैं संभावी संसाधन। अर्थात ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश या क्षेत्र भूभाग पर मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें कहते हैं संभावी संसाधन। जैसे हम बात करें दोस्तों, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की काफ़ी प्रबल संभावनाएं, परंतु उनका विकास अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट, विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनकी खोज, गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। क्या, एक तो उनकी खोज हो चुकी है, ठीक है, कि वो किस प्रकार का संसाधन है, उनकी गुणवत्ता क्या है और कितनी मात्रा में वो संसाधन है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है विकसित संसाधन। अर्थात उसकी खोज, उसको निकालने के लिए प्रयास भी जारी हो चुके हैं। ठीक है, इनमें आते हैं दोस्तों प्रौद्योगिकी संसाधन, अर्थात प्रौद्योगिकी पर आधारित वे सभी संसाधन इसका हिस्सा होते हैं जिनका विकास किस पर निर्भर करता है, उसकी खोज, गुणवत्ता और मात्रा पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों, तीसरा वो है संचित संसाधन। संचित संसाधन वो होते हैं ऐसे संसाधन जो संचित भंडार का हिस्सा तो होते हैं लेकिन उन्हें तकनीकी रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। कैसे काम में लेंगे हम उसको, केवल तकनीकी की सहायता से हम उसको काम में ले सकते हैं, उसे संचित संसाधन कहते हैं। दोस्तों, जैसे जल, वनस्पति और खनिज संसाधन। जैसे दोस्तों, हम जल से क्या बनाएंगे, जल से हमने विद्युत ऊर्जा बनाई, ठीक है। वनस्पति है, वनस्पतियों से हम बहुत प्रकार, जैसे फर्नीचर बनाएंगे, लकड़ी वगैरह, इनसे अनेक प्रकार के हम जैसे कलात्मक वस्तुएं आदि बनाने का काम करते हैं। खनिज संसाधनों से बहुत प्रकार के हम घरेलू सामान या मानव उपयोग के लिए काम में आने वाली बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वे सब संचित संसाधनों के तहत आते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा संसाधनों का वर्गीकरण समाप्त हुआ। हमने 4 प्रकार के संसाधनों के वर्गीकरण पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, तो हमने उनमें देखे 2 प्रकार, जैविक और अजैविक संसाधन। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर हमने संसाधनों को पढ़ा, एक तो व्यक्तिगत संसाधन हो गए, सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन हो गए, ठीक है। इसके अलावा कौन से, राष्ट्रीय संसाधन और एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। दोस्तों, इसके बाद में हमने पढ़ा विकास स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार, संभावी, विकसित और संचित संसाधन। इसके आगे हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा, अब वर्गीकरण के बाद में पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद।